Hello student. So today we are going to start human heart. पिछले क्लास में हमने ब्लड्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स को देख लिया था. आज हम ह्यूमन हार्ट से स्टार्ट करते हैं. देखिए ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ना, ये एक्चुअली एक पंपिंग ऑर्गन है. आपको पता है जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जाएगा. इनफैक्ट सारे पार्ट्स पे जाएगा. आपका हर्ट्स के ऊपर वाले पार्ट पर भी जाएगा, क्रैनियल पार्ट्स पे भी जाएगा और हर्ट्स के बिलो पार्ट पे भी जाएगा. सो बिलो पार्ट पे तो चलिए मुझे समझ में आता है, ड्यू टू ग्रेविटी ये ट्रैवल कर सकता है, मान लेते हैं. बट अगर मैं हर्ट्स के ऊपर की पार्ट की बात करता हूँ, क्रैनियल पार्ट्स की बात करता हूँ, मतलब फेस की बात करता हूँ, ब्रेन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ब्लड को जाने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो एक पंप की रिक्वायरमेंट है ना. जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पर पंप ऑन कर वाटर को क्या करते हैं, हम अपने टेरेस पे है ना टैंक पे सप्लाई करते हैं और फिर टैंक के थ्रू क्या होता है, पानी आसानी से ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है घरों में चला जाता है. यानी कि यहाँ भी हमें एक पंप की रिक्वायरमेंट होगी और इसका फंक्शन करेगा कौन, ह्यूमन हर्ट करेगा. ठीक है. इन केस ऑफ ह्यूमन या फिर चाहे दूसरे स्पेसीज़ हो, सबके केस में क्या करने वाला है, हर्ट हमारा एज ए पंपिंग ऑर्गन काम करने वाला है. चलिए ठीक है. अच्छा ये क्या होता है, दरअसल ये ना एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये क्या करता है, जैसा कि मैंने कहा कि ये पंप करता है ब्लड को. अच्छा हर्ट्स की लोकेशन क्या होती है, तो आपको पता होगा कि इसकी जो लोकेशन होती है ना वो क्या होता है, चेस्ट में स्लाइटली जो है लेफ़्ट की साइड में वो टिल्ट होता है. तो ये क्या होता है, यू कैन से, आप देख सकते हो ये स्लाइटली क्या है, लेफ़्ट साइड में. जो यहाँ राइट दिख रहा है वो दरअसल हमारा लेफ़्ट है और जो यहाँ हमारा लेफ़्ट दिख रहा है वो दरअसल यहाँ पर राइट है. ठीक है. फिगर में ऐसा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. सो स्लाइटली क्या है, वो लेफ़्ट साइड में टिल्ट है. सो आई कैन से जो होता है इन बिटवीन लंग्स तो होता ही है, ये हमारा लंग्स, ये हमारा लंग्स इन बिटवीन हर्ट्स है, बट स्लाइटली क्या होता है हमारा ये लेफ़्ट के साइड में टिल्ट होता है. अच्छा एक नॉर्मल पर्सन की जो वेट होती है ना हर्ट्स की, वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे वेट जो होता है वो 350 से 450 ग्राम होता है. चलिए साइज़ की बात करते हैं. तो साइज़ जो हमारा फिस्ट होता है ना, एक नॉर्मल पर्सन का जो फिस्ट होता है ना उसके साइज़ के बराबर होता है. अच्छा स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, तो आपने सुना होगा स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है कार्डियोलॉजी. और जो डॉक्टर है ना जो हार्ट्स के रिगार्डिंग मतलब डॉक्टरी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट. तो हमने ये वर्ड सुना होगा. तो स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे. चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. ह्यूमन हार्ट के बारे में और थोड़ा बातें समझ लेते हैं. जैसे ह्यूमन हार्ट में ना 4 चैम्बर होता है, आपको पता होगा. देयर आर 4 चैम्बर. ठीक है. ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, देयर आर 4 चैम्बर होते हैं. ठीक है. आपको अच्छे से पता है 4 चैम्बर होते हैं. चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 4 चैम्बर कहाँ कहाँ हैं. ये हमारा 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, उसके बाद 3 और 4. ये जो रेड वाला है इसको हम कहते हैं ऑरिकल्स और इसे कहते हैं वेंट्रिकल्स. सो ये हमारा राइट वाला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट हो जाएगा. तो ये कहलाने वाला है राइट ऑरिकल और ये कहलाने वाला है लेफ़्ट ऑरिकल. सिमिलरली ये क्या कहलाएगा, राइट वेंट्रिकल और ये कहलाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल. तो हम देखेंगे इसे. सो वी कैन से बेसिकली यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं. ठीक है. अच्छा यहाँ 4 चैम्बर क्यों हैं, आप अगर देखो ना तो ये चारों चैम्बर जो है ना ये इंटरमिक्स नहीं करेंगे ब्लड को. यहाँ भी सेप्टम है, यहाँ भी सेप्टम है, मैं यहाँ ऐसे कलर से कर देता हूँ, और यहाँ भी वर्ब्स है. यानी ये जो 4 चैम्बर्स हैं ना, 1 2 3 4, यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो इंटरमिक्स नहीं होगा. यानी ये 4 चैम्बर किस लिए है, ताकि हम ब्लड को इंटरमिक्स होने से बचा पाएँ. ठीक है. देखिए ब्लड जैसे इंटरमिक्स होगा ना तो क्या हो जाएगा, फिर सही से ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ना वो मिल नहीं पाएगा. और आपको पता है हम लोगों को ऑक्सीजन की कितनी इंपॉर्टेंस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टेड फूड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं और इसके थ्रू हमारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है. तो हम ऑक्सीजन के अमाउंट से कोई मतलब ये नहीं कर सकते हैं, हमें चाहिए ऑक्सीजन. ठीक है. सो आई कैन से कि जो 4 डिफरेंट चैम्बर्स जो है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ चीज़ें देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट से रिगार्डिंग। जैसे ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ना, आप फिगर में देखोगे तो यहाँ पर ना डबल मेम्ब्रेन दिखेगा आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस डबल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेगा, द मेम्ब्रेन कोवर्ड द the membrane covered the heart is called pericardium and it's a double membrane। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इस मेम्ब्रेन के बीच में कुछ लिक्विड भी पाया जाता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं हमें हमारे हार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा हार्ट्स क्या होता है, देखिए कंटिन्यूसली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में अगर कोई लुब्रिकेंट यूज़ कर लिया जाए, जो कि हमारा कौन है, पेरिकार्डियल, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प हो जाएगा ना, थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोवाइड्स लुब्रिकेशंस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द अर्थ। इसके अलावा ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी टाइप के मैकेनिकल इंजरीज से। ऑब्वियसली ये अगर मान लो आप किसी के चेस्ट पे, यानी जहाँ पर हर्ट्स है वहाँ पर किसी को आप मान लो एक घुसा मारते हो, ठीक है, तो वो जो प्रेशर है वो तो ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा, हर्ट्स में भी बढ़ेगा। तो हर्ट्स के मसल्स पे जाने से पहले वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, वो पुश। बट यहाँ पर फ्लूइड्स है ना, ये फ्लूइड्स क्या करता है, यहाँ पर उस प्रेशर के इफ़ेक्ट को कम कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे मैकेनिकल इंजरीज से हमारे हर्ट्स को बचा रहा है ना। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए मैं इसके बाद नेक्स्ट बढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हर्ट्स के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो देख लेते हैं ना हर चैम्बर्स का नाम क्या है। वैसे मैंने बताया है, तो उसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली जान लेते हैं कि क्या क्या है और क्या काम है। जैसा कि यहाँ आपको फिगर में दिखता होगा 1 2 3 4 है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट क्या होता है, राइट आर्ट्रियम। अच्छा, आर्ट्रियम को ना हम ऑरिकल्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये राइट ऑरिकल्स है या आर्ट्रियमस है, तो ये क्या हो जाएंगे, लेफ़्ट हो जाएंगे। उसी तरह नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, नीचे वाला पार्ट्स क्या कहलाता है, हमारा वेंट्रिकल्स कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स और ये हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, है ना। चलिए, तो 2 टाइप के होते हैं ऑरिकल्स, एक लेफ़्ट ऑरिकल्स और एक राइट ऑरिकल्स, ऑट्रियम भी कहते हैं। और ये जो होता है ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर एक सेप्टम होता है, मैं यहाँ ग्रीन से कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, इन ऑरिकल्स के बीच सेपरेशन करता है। मतलब यहाँ के जो ब्लड है और यहाँ के ब्लड है, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या करता है, दोनों ऑरिकल्स के ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। क्योंकि देखिए, एक ऑरिकल्स में ना हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और दूसरे पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, यानी कि हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सही अमाउंट पे फिर सप्लाई नहीं हो पाएगा सेल के पास, है ना। सो अगर ऑक्सीजन सही अमाउंट पे सप्लाई नहीं हो पाएगा तो हमारा एनर्जी का भी फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हमें ये नहीं चाहिए। देखिए, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमारे बॉडी में गॉड ने इस टाइप के सिस्टम को कर दिया है, हर्ट्स में ऐसा सिस्टम कर दिया है कि हमारा ब्लड इंटरमिक्स नहीं होता है। बट कुछ ऐसे भी स्पेसीज़ हैं जिनके मतलब जिनका बॉडी जो है ना इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह हो गए। तो उनके केस में ना मतलब आप बोल सकते हो कि इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है। हम देखेंगे आगे पॉसिबल है या नहीं है, और है तो कैसे, इसे हम आगे देखेंगे। बट अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको आर्ट्रियम्स या ऑरिकल्स कहते हैं। ये लेफ़्ट एंड राइट होता है और ये सेपरेटेड होता है बाय इंटर सेलुलर सेप्टम। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा यहाँ गौर करो, मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। आप अगर गौर करोगे तो यहाँ पर वॉल है, ठीक है, यहाँ तक, और फिर उसके बाद मैं इसे ब्लू कलर से कर देता हूँ, येलो से कर देता हूँ। उसके बाद भी यहाँ पर वॉल है। देखिए किसकी वॉल ज़्यादा थिक है,
आप यहाँ फिगर से देख सकते हो। ऑब्वियसली जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है ना उसकी वॉल क्या है, थिक है, और जो ऑरिकल वाला पार्ट है उसकी वॉल क्या है, थिन है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि वॉल जो होता है वो क्या होता है, थिन होता है। और ये जो ऑरिकल्स है ना, ख़ास तौर पर यहाँ पर ये और ये क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है वेंस के थ्रू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर वो यहाँ जाता है और पंप होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का, तब वो लंग्स पे चला जाता है। हम सारी चीज़ों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी बस इतना समझेंगे कि जो हमारा ऑरिकल्स है ना, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो, उसमें जो ब्लड्स आता है ना वो वेंस के थ्रू आता है। ठीक है, फिर बाद में हम डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या नाम है वेंस का। चलिए, ये हो गया हमारा आर्टरिया, ऑरिकल्स। सो उसके बाद क्या आता है, वेंट्रिकल्स आ जाए। वेंट्रिकल्स भी दो टाइप के होते हैं, है ना, क्या क्या, एक लेफ़्ट होंगे और एक राइट होंगे। आप देख सकते हो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। अच्छा, इनका वाल ठीक होता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। होता तो ऊपर भी है बट यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्शन होने से ना ब्लड क्या होता है, पम्प्ड आउट होता है। ठीक है, सो आई कैन से, क्या मैं कह सकता हूँ, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प्ड ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विथ हाई प्रेशर, दे हैव अ थिकर वॉल एज़ कम्पेयर टू आर्टरिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ के वॉल अगर थिन रहेंगे तो वो तो लीक हो जाएंगे ना, वो डैमेज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि थिकर वॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर काफ़ी हाई मेंटेन करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा से वेंस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि भाई कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और फिर किस ऑर्गन, किस पार्ट पे ब्लड जाता है या किस पार्ट से ब्लड आता है, उसे भी देख लेंगे। बट उससे पहले मैं एक बार इस फिगर को समझाता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है ये हमारा राइट ऑट्रियम है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसमें हमारा ब्लड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या कहलाता है, सुपीरियर वेना कावा। जस्ट अभी नाम देखना है, फिर अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। अच्छा, एक नीचे से भी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना, यहाँ ऑरिकल पे ही खुल रहा है, ये जो है ना वेंस, ये वेंस ही होगा ना, बिकॉज ये ऑट्रियम में खुल रहा है ना। तो ये जो वेंस है ये हार्ट के नीचे वाले पार्ट से आकर ऑरिकल्स में खुल रहा है, राइट ऑरिकल्स में खुल रहा है, तो ये इन्फेरियर वेना कावा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ ये है ना कि हार्ट्स के ऊपर से जो भी ऑर्गन है, जैसे हमारा बोल सकते हैं हेड हो गया, है ना, चेस्ट हो गया, आर्म्स हो गया, ये सब जो है ना, ये सब से जो ब्लड आता है ना, दैट इज़ केम फ्रॉम द दिस सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर बोल सकते हैं और इन्फीरियर मतलब नीचे। सो हमारा जो लोअर पार्ट है, पोस्टीरियर रीजन है, जैसे एब्डोमेन बोल दो, लेग्स बोल दो, ये सब से जो ब्लड आ रहा है ना, वो ब्लड कहाँ पर जा रहा है, इन्फेरियर वेना कावा के थ्रू ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल्स में चल जा रहा है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये समझ में आ गया है आपको, आगे हम देखेंगे। ठीक है, आप एक बार इसे देख ही लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है सुपीरियर कावा और क्या है इन्फीरियर कावा, तो पहले सुपीरियर देख लेते हैं। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। और वो इंटीरियर पार्ट क्या क्या है, चेस्ट है, हेड है, आर्म्स है ना, कहाँ पर लाता है, राइट ऑरिकल्स में। मतलब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एक चीज़ याद रखेंगे, पूरे बॉडी से जब ब्लड ट्रैवल करता है तो वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। हम पूरे सिस्टम को समझने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ बस ये समझेंगे कि पूरे बॉडी से, मान के चलते ये हमारा बॉडी है, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है। और अच्छा, ये एक चीज़ मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ पर बॉडी है, क्या क्या है वो आप समझ गए हो, आर्म्स है, चेस्ट है सपोज। तो यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन यूज़ किया गया है ब्लड के अंदर जो था, अब वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करता है, एटीपी बनाता है। तो एटीपी जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है ना। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्लड के थ्रू आता है, तो उसे मैं क्या कहता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहता हूँ। सपोज़ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पार्ट से आ रहा है, तो ये अब क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट ऑरिकल्स में इंटर कर जाएगा। उसी तरह अगर नीचे वाला पार्ट है बॉडी का, मान लेते हैं ये नीचे वाला पार्ट है, मतलब ये पोस्टीरियर रीजन होगा, जैसे
लेग्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, है ना। यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ना, ये भी क्या बॉडी से आ रहा है, तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड होगा, ये भी यहाँ पर ओपन हो रहा। यानी इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ऑरिकल्स में ब्लड, मान लो ये ब्लड है, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे ही हाई प्रेशर हो जाता है तो ये जो वल्व है ये खुल जाता है और हमारा ब्लड कहाँ पर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल पे आ जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, मैंने जो यहाँ पर बताने की कोशिश किया है ना। चलिए तो एक बार हम दोनों को पढ़ लेते हैं। देखिए सुपीरियर वेना कावा क्या है, इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल हेड, चेस्ट। कहाँ लाता है, राइट ऑट्रियम में लाता है। देखिए राइट ऑट्रियम में आ गया है पूरे अपर पार्ट से। और इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है, तो ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द पोस्टेरियर रीजन ऑफ द बॉडी, दैट इज एब्डोमेन हो गया, लेग्स हो गया, लोअर पार्ट ऑफ ऑर्गन्स बोल सकते हैं। ये भी कहाँ लाता है, राइट ऑट्रियम में लाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया है क्या होने वाला है ना। चलिए एक बार दोबारा से हम अपने फिगर पे जाते हैं और वहाँ समझते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है। ओके सो हमने सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा देख लिया है कि वे क्या करते हैं। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पे आया है, बॉडी से जो है राइट ऑट्रियम में आया है। अच्छा, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये वल्व खुल जाएगा और यहाँ पर क्या होएगा, ब्लड हमारा आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पर ब्लड आ गया, ठीक है। अब यहाँ जैसे ब्लड मान लो आ जाता है, ये जैसे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ प्रेशर इस डायरेक्शन में पुश करता है ना। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, प्रेशर जनरेट होगा। और ये जो वल्व है ना, इस अच्छा वल्व का नाम भी देख लेते हैं। जैसे ये जो वल्व है ना, ये जो वल्व है ना, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। और ये जो वल्व है इसे कहते हैं पल्मोनरी वल्व, ठीक है। पल्मोनरी वल्व क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ना, सपोज़ यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ना, ये जाता कहाँ पर है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता कहाँ पर है, ये लंग्स पे जाता है, ठीक है। अब लंग्स पे जाने के बाद आपको पता है ना कि यहाँ जो ब्लड है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है, ब्लड यहाँ से निकल कर इसके थ्रू लंग्स पे जाता है और डीऑक्सीजनेटेड है। लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है उसे और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ना। फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो क्या आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जब ब्लड आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। तो जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये वल्व, दैट इज़ मिट्रल वल्व, ये खुल जाएगा और फिर ब्लड क्या हो जाएगा, मान के चलो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये बल्ब क्या हो जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में भर जाएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, एओर्टा के थ्रू क्या हो जाएगा, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा। यही कहानी होता है ना। हार्ट्स के फंक्शन के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि इस तरह से ये काम करता है। आई होप आपको ये एक छोटा सा मैंने आइडिया देने की कोशिश किया है, आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द, जो हमने बताया उसको हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया था। चलिए अब हम आते हैं, राइट ऑट्रियम हो गया है, उसके बाद ब्लड जा रहा है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल्स में, आपको मैंने बताया था। अच्छा, राइट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स द ब्लड इज सेंट टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। सारा चीज़ मैंने बताया था। यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रेशर बढ़ने से हमारा क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड जाता है और लंग्स में चला जाता है, ठीक है। क्लियर है, इसे क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये एक ऐसा आर्टरी है, आर्टरी में जनरली क्या होता है ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बट ये एक ऐसा आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुपेरियर वेना कावा हो गया, इन्फीरियर वेना कावा हो गया और पल्मोनरी आर्टरी हो गया। उसके बाद एओर्टा के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बताया था ये वाला क्या है, एओर्टा है ना। मतलब क्या है एओर्टा, मैं थोड़ा सा बता दूं, यही चीज़ मुझे पढ़ाना है और कुछ नहीं। मैंने जो आपको बताया है यही हमें पढ़ना है, ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली यही है, ठीक है। और कुछ चीज़ें उसको एडअप करूँगा मैं, बट एज ऑफ नाउ आप इसको ही समझो। तो एक बार दोबारा मैं देख लेता हूँ कि यहाँ से ब्लड चला गया लंग्स में क्या हो गया, ब्लड
प्योरीफाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब लंग्स से क्या हो गया, पल्मोनरी वेंस आया, पल्मोनरी वेंस में आया। अच्छा, पल्मोनरी वेंस एक ऐसा वेंस है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। जनरली वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी वेंस एक ऐसा वेंस है जिसमें ऑक्सीजनेटेड जाता है। तो याद रखेंगे, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, जबकि नॉर्मल आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड करता है। वेंस में नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जिसमें पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जिसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसके थ्रू क्या होता है, लेफ्ट आर्ट्रिकल्स में आता है प्योर खून यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रेशर बढ़ता है, वल्व खुल जाता है, मिट्रल वल्व, उसके बाद वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और प्रेशर हाई होता है, तो यहाँ एओर्टा से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर जाता है। सो बेसिकली एओर्टा क्या हो गया, इट ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, है ना, इसका काम तो यही है। ठीक है, चलिए जो हमने आपको बताया है, चलिए उस पंपिंग एक्शन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो जस्ट लुक एट पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। देखिए क्या है, लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेंस, है ना। अच्छा, जब ये प्रोसेस होता है, आप यहाँ भी देख सकते हो, जब ये प्रोसेस होता है तो ड्यूरिंग कलेक्शन जो लेफ्ट आर्टरियम है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, क्या करता है, रिलैक्स। आप देख लो, ये हमारा राइट वाला पार्ट है, ये हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है, तो अभी हम लेफ़्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में हमारा क्या होता है, लेफ़्ट आर्टरियम, तो इस वाले पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग से, ये लंग से देख लो यहाँ आ रहा है। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, पल्मोनरी वेन होता है, मैंने अभी बताया है। जब ऐसा होता है, यहाँ अच्छा खासा ब्लड जम जाता है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस कलेक्शन, लेफ़्ट आर्टरियम रिलैक्स करता है। लेफ़्ट आर्टरियम क्या करता है, रिलैक्स करता है। जब मान लो ब्लड जा रहा है तो वो रिलैक्स करता है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, देखो आप यहाँ पर एक आप देख सकते हो। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे जैसे ब्लड जा रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, देखिए रिलैक्स का मतलब होता है एलोंगेट करना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अपने साइज़ को छोटा करना। तो जब ब्लड जाता है तो ऑब्वियसली इसकी साइज़ बढ़ जाती है ना, तो ये रिलैक्स करता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाता है तो फिर वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। सो आई कैन से it then contracts while the next chamber the left ventricle expands so that the blood is transferred to it। यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रेशर जनरेट होता है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लड आ जाता है। यहाँ जैसे ब्लड आ रहा तो ये एक्सपैंड करेगा, यहाँ पर वही बात है। और आप फिगर पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ ब्लड आ रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा। ठीक है, क्लियर है, देख लो। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हो रहा है, एज द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ ब्लड अच्छा खासा अमाउंट पे आ गया है, तो अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ आयोटा के थ्रू निकल जाएगा पूरे बॉडी में, है ना। यहाँ पर वही लिखा है, एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज देन पम्प्ड आउट फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी, है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसी चीज़ को आप यहाँ एक बार देख लो, पूरा प्रोसेस एक बार इत्मीनान से देख लो। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। नेक्स्ट में आता हूँ। ओके, देखिए ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में हमने देखा था। अब पूरे बॉडी पे गया है ना ब्लड, तो पूरे बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, वो ऑक्सीजन सेल के थ्रू यूज़ कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगा ब्लड में। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो अब क्या होगा, कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द बॉडी। कहाँ पर, राइट आर्टरियम में। हमने देखा था जब ब्लड जाता है तो ऑब्वियसली जहाँ पर ब्लड जा रहा है, आर्टरियम में जा रहा है ना, राइट आर्टरियम में, उसका साइज बढ़ेगा, यानी वो एक्सपैंड करेगा, है ना। चलिए, अब एक्सपैंड किया, ठीक है, लॉजिकल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे बॉडी से ब्लड जो है यहाँ पर आ गया। किसके थ्रू आया है, ऑब्वियसली नॉर्मली तो ये वैन के थ्रू आता है,
बट दो तरह का वेन है ना, मतलब देखा था ना, इन्फेरियर वेना कावा और आपका क्या था, एक एक था ना आपका इन्फेरियर और एक था सुपीरियर। यस, सुपीरियर जो होता है एव बॉडी पार्ट से जो ऑर्गन है ना, जैसे हेड हो गया, चेस्ट हो गया, यहाँ से ब्लड को लाता है, और इन्फेरियर लोअर पार्ट से लाता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट ऑरिकल्स में आ गया है। ठीक है, ये एक्सपेंड कर गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आप यहाँ देख सकते हो ये आया है और ये एक्सपेंड किया है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा जब राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में जब ब्लड आ जाता है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर बढ़ गया तो ये वल्व क्या होगा, खुल जाएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द राइट वेंट्रिकल्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड आएंगे ना, यहाँ पर ब्लड आएंगे, तो राइट वेंट्रिकल्स क्या हो जाएगा, यू कैन से एक्सपैंड हो जाएगा। ऑब्वियसली ब्लड आएगा तो वो एक्सपैंड करेगा। चलिए, जैसे एक्सपेंड, यहाँ पर एक्सपेंड होगा, जैसे ये एक्सपेंड करेगा उसके बाद क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दस इंटर इन इट विच टर्न इज पंप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। ओके, जैसे यहाँ पर हमारा ब्लड आता है, ये एक्सपेंड कर रहा है, आप देख सकते हो फिगर में ब्लड आया, ये एक्सपेंड कर रहा, बट अच्छा खासा अमाउंट जब ब्लड का आ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा, और ये प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड जो है हार्ट से निकल जाता है। ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। क्यों जाएगा, ताकि ये ऑक्सीजनेशन कर पाए, है ना। सो ये प्रेशर, ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूसली होगा। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ना जो हमारा ब्लड है ना, वो हार्ट्स में 2 मरतबा आ रहा है। ठीक है, और इसीलिए हमारा जो ह्यूमन हार्ट्स होता है वो डबल सर्कुलेशन करता है। हम इसे अभी एक बार रफली देख लेंगे। वैसे हमारा ह्यूमन बॉडी क्या होता है, डबल सर्कुलेशन करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखो, ध्यान दो, ये जो वल्व्स होते हैं ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि ये वल्व्स कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो वल्व्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो वल्व्स होते हैं ये क्या होते हैं, मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वापस से, जैसे मान लो वेंट्रिकल्स में हमारा ब्लड चला गया है, किसी भी वेंट्रिकल में, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, अब ऐसा ना हो कि वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद दोबारा वो ऑरिकल्स में चल जाए। तो ये जो वल्व्स है ना, ये इंश्योर करते हैं कि भाई बैक फ्लो ना हो। सो द बैकवर्ड फ्लो जो है ना ब्लड का, वो इसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सो यू कैन से इट्स अ मस्कुलर फ्लैप which ensure that the blood does not flow backward when the artery or ventricles are contracted। देखिए प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है तो भाई वो जा ही सकते हैं ऊपर वाले चैम्बर में, बट वहाँ पर वल्व्स क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि वहाँ पर ना जा पाए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वल्व्स का क्या इंपॉर्टेंस रोल है यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट्स रहता है ना, वो डबल सर्कुलेशन करता है। क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करता है। चलिए इसे ध्यान से देख लीजिए। सो डबल सर्कुलेशन करता है, मतलब यहाँ पर देखिए हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं ना। ठीक है, कोई भी मान के चलिए एनिमल्स है जिनके 4 चैम्बर होते हैं, तो वो जनरली डबल सर्कुलेशन ही प्रूफ मतलब शो करता है। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था ना कि ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। जब एक कंप्लीट साइकिल होता है तो उस कंप्लीट साइकिल के दौरान हमारा जो ब्लड है ना, वो हार्ट्स में 2 मरतबा जाता है। एक बॉडी से राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल्स, फिर क्या होता है वो लंग्स पे जाता है, फिर लंग्स से क्या होता है लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, और जब पंप होता है तो फिर बॉडी पे चला जाता है। तो यहाँ पर ब्लड क्या होता है, 2 मरतबा जाता है। ठीक है, हमारी ह्यूमन हार्ट्स में ऐसा देखने को मिलता है। एक बार पाथवे को देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हार्ट से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ओबियसली लंग्स पे गया है, मतलब ये जो ब्लड जा रहा है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड है। फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सर्कुलेशन है इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये क्यों होता है, ताकि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन गेन करके क्या हो जाए, पूरे बॉडी में जाए। पूरे में बॉडी जाने के लिए हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और हार्ट हमारा पंप करके वो प्रेशर देता है। पहला तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स में जा रहा बेसिकली, तो पल्मोनरी। ठीक है,
नाउ अब यहाँ हर्ट्स पे हमारा ब्लड है, यानी हर्ट्स पे है, ये पंप करके क्या होगा, ब्लड को पूरे बॉडी पे भेजेगा, फिर पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ जाने वाला है, हार्ट में जाने वाला है ना। तो ये वाला क्या कहलाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, ये तो चलिए ह्यूमंस की बारे में बात हो रही है कि ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है और बेसिकली इस टाइप का पाथवे होता है। व्हाट अबाउट द बर्ड्स, और दूसरे भी मैमल्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है। तो देखिए जो बर्ड्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, मतलब मैमल्स तो इंसान भी है ना, तो यार उनमें भी क्या होगा ना कि देखिए मैमल्स, अच्छा चलिए यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो बर्ड्स हो गया या मैमल्स हो गया, इनको कैसा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। हमें कैसा रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, मैंने पहले भी आपको बताया था। हमें लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर और टू मेंटेन यू कैन से आवर डेली लाइफ फंक्शंस, लाइफ प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के लिए हमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। सो एनर्जी कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, याद आ रहा है आपको, हमने इस रेस्पिरेशन के एक लेक्चर बनाया तो उसमें हमने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। सो मैं ऐसे बोल दूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, बर्ड्स और मैमल्स, इनको ना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है उनको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर हो, हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेस करते हैं, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमारा ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, है ना, मिक्स ना हो जाए, इंटरमिक्स ना हो जाए, उसके लिए हमारे पास 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट है। समझ में आ रहा। और सेपरेशन क्या बताता है, मैंने पहले भी बताया था, सेपरेशन of oxygenated blood from deoxygenated blood allows a high efficient supply of oxygen to the body। ये सब आपको पता है, ठीक है। तो इन केस मैं बोल दूँ बर्ड्स और मैमल्स में कितने चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, तो याद रखेंगे 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनको ना काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर ब्लड इंटरमिक्स हो जाएगा तो फिर वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा तो एनर्जी भी नहीं बन पाएगा, है ना। तो फिर लाइफ को एग्जिस्ट करने में तो प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए गॉड को सारा चीज़ पता था, इसलिए गॉड ने यहाँ पर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट्स दिया है। चलिए नेक्स्ट में आता हूँ, नेक्स्ट स्पेसीज़ पे। चलिए फ़िश के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फ़िश में याद रखेंगे यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन आप देख लो, मतलब एक बार ही पूरे कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट में जाता है ना। तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, चलो यहाँ पर देख सकते हो, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, है ना। सो यहाँ एक ही बार आता है। ब्लड क्या होता है, आप यहाँ देख लो, ब्लड इज़ पम्प टू द गिल्स, और फिर गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा मान के चलते हैं, ये हमारा वेंट्रिकल्स है, ये हमारा ऑरिकल्स है, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए, ये हमारा ऑरिकल्स है, ये हमारा वेंट्रिकल्स है, और पूरे बॉडी से सिस्टेमेटिक कैपिलरीज, मतलब पूरे मान के चलते ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ रहा है, ऑरिकल्स पे आ रहा है। उसके बाद ये वेंट्रिकल्स पे जाता है, पंप होता है, ये कहाँ चला जाता है, गिल्स पे चला जाता है। अब ये गिल्स में जाने के बाद दोबारा से हार्ट में नहीं आता है, बल्कि यहीं से क्या होता है, फिर पूरे बॉडी में चल जाता है। यानी यहाँ पर किस टाइप ऑफ कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है ना। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये पूरे बॉडी में चला जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट वाला हम देख लेते हैं, रेप्टाइल से रिगार्डिंग और एम्फीबियन से रिगार्डिंग, ठीक है। देखिए रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ना ये डबल सर्कुलेशन शो करते हैं, बट ये जो हमने पहला केस देखा था ना मैमल्स का और बर्ड्स का, वैसा नहीं होता है। इनके हर्ट्स में ना थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए इनके हर्ट्स में 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इनके हर्ट्स में कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स हर्ट्स होते हैं। कितने 2 ऑर्ट्रिया होते हैं और सिंगल वेंट्रिकल्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ठीक है, हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो सेपरेटली ऑर्टिकल्स में है, ऑर्ट्रिया में है, बट वेंट्रिकल्स तो सिंगल है ना। तो वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा, यहाँ तो इंटरमिक्सिंग हो जा रहा है ना। तो यानी कि ये जो एम्फीबियंस है और जो रेप्टाइल्स है,
ये टॉलरेट कर देते हैं क्या मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? बिल्कुल कर लेते हैं, तभी तो भाई वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। इनका हार्ट ऐसा ही होता है, यानी कि इंटरमिक्सिंग होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? देखिए, आपको पता है कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, मैमल्स वगैरह होते हैं, उनको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर हो, ठीक है, बट उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारा लाइफ प्रोसेस होता है, ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एम्फीबियंस नहीं करते हैं, बट टेम्परेचर वाला पॉइंट जो है एक्स्ट्रा है मैमल्स में, है ना। तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट मैमल्स में है। इनको इन्वायरमेंट से, जो हमने अभी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस कहा ना, ये डिपेंड्स करता है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। मतलब इन्वायरमेंट का जो कंडीशन होगा ना, जो टेम्परेचर होगा ना, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को वैसे कर सकते हैं और ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्वायरमेंट में अगर कम टेम्परेचर है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ऐसे बोल दूँ कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं ना और जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप समझो, मैंने फ़िश बताया था, एम्फीबियंस बताया था, बर्ड्स बताया था। तो यहाँ 4 चैम्बर है, आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा, फ़िश में हमने ऑब्वियसली 2 चैम्बर देखा था। यहाँ पर आप देखो ऑरिकल्स और एक सिंगल वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? आपको ये पॉइंट समझ में आया? तो जितने भी रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनमें हार्ट जो होता है 3 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल्स होता है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकते हैं, होते ही हैं, और इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ एक एक्सेप्शन है। जो क्रोकोडाइल होता है, जो कि रेप्टाइल्स में ही कंसीडर किया जाएगा, उसके ब्लड में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्रोकोडाइल के जो हार्ट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 4 चैम्बर्ड होते हैं। ये याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन है। आई होप आपको ये जो हार्ट से रिगार्डिंग चीज़ें मैंने अभी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड वेसल्स के बारे में आगे जानेंगे कि ये ब्लड वेसल्स क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।